नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ घटना चक्र का इतिहास का पार्ट 3। इसके पहले मैं पार्ट 2 दो क्लास दे चुकी हूँ। ये है मेरा पार्ट 3। मैं जो भी क्वेश्चन करवाती हूँ वो बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हर साल आता है, हर बीपीएससी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दी थी। ठीक है, तो आप लोगों में किसी ने जवाब नहीं दिया, तो चलिए आज इसका आंसर बताते हैं हम कि इसका आंसर क्या होगा। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसने कहा था? तो आर्यभट्ट कहा था, व्याख्या किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ठीक है, अब 102 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते? कौन जाने जाते हैं? तो इसमें ई हो जाएगा, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए हम इसको विस्तार से समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, सुषुप्त को शैल क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। ठीक है, और शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार थे। ठीक है, सौमिला गुप्त कालीन नाटककार थे जिसे कालिदास ने भास और कपिपुत्र के साथ याद किया। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प माना है। चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 ईसा पूर्व में श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल प्राय 600 BC से 1500 BC से करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसीलिए सुषुप्त काल को गुप्त काल के समकालीन औचित्यपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ई हो जा रहा है। अब है 103 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था चीनी यात्री हेनसांग ने? तो नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया था। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 637 ईसा पूर्व में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। लगभग 1.1/2 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। उसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कराची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौरान में हेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्या दी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब 104 नंबर क्वेश्चन, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा था। हेनसांग जब आया था भारत में तो वो सूती कपड़ा बहुत सारा मतलब अपने देश में लेकर गया था। तो सबसे उस टाइम की सबसे फेमस जगह कौन सा जगह था जहाँ पे सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है कि अच्छा मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है? तो मथुरा ऐसा जगह था जहाँ पे बहुत अच्छा वहाँ पे प्रसिद्ध था सूती कपड़ा के लिए। ठीक है, यहाँ पर चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र ज्ञान होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। हेनसांग ने मथुरा के आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की। वह लिखता है कि मथुरा के बाजार में बिकने वाली वस्तुएं काफी सजाकर रखी जाती थी। अब 105 नंबर क्वेश्चन, कवि बाढ़ निवासी था। कवि बाढ़ जो था वो कहाँ का निवासी था? तो पाटलिपुत्र का निवासी था। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे।
बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र के क्षेत्र के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित्र, कादम्बरी, संधि शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बाणभट्ट का। ठीक है। अब 106 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए व्याख्या में जानते हैं कि कब भ्रमण किया था। ठीक है। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 से 672 ईसा पूर्व में जब वह युवक था तो 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उन्होंने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण से समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। मतलब 10 साल तक वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 693 से 694 के लगभग में सुमात्रा होते हुए वह चीन लौट गया वापस। अब 107 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने किसके शासनकाल में यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था। ठीक है। अब 108 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक शकदित्य था। शकदित्य था। ठीक है। मतलब हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शकदित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के 3 रत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शकदित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रदित्य थी। ठीक है। अब 109 नंबर क्वेश्चन, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो किसे था? तो जावा सुमात्रा से था। ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहारी की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल में 5-5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? कौन था? तो बालपुत्र देव ने 5-5 गांव को दान में देने की प्रार्थना की। ठीक है। अपने दूत देवपाल से 5-5 गांव को दान देने की प्रार्थना की थी। वो कौन सा था? तो बालपुत्र देव थे। ठीक है। स्वर्ण भूमि के शासक बालदेव पुत्र ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना की थी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश के कारण थे। तो कौन कारण था? मतलब कौन कारण थे? तो कुषाण नहीं, मुगल नहीं, सिथिन्स नहीं, ये मुसलमान थे बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के मतलब वहाँ पे आग लगा दिए थे। बहुत दिन तक वो जलता रहा। ठीक है। बहुत कुछ जल चुका था। ये क्यों लगाए थे? नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत को पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। उन्होंने बौद्ध मत को पतन मतलब खत्म करने के लिए, उनका पतन करने के लिए वो मतलब आग लगाया गया था उसको नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी द्वारा। ठीक है। अब 112 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। कौन थे? तो चंदेल थे। ठीक है। इसका आंसर ए हो जाए। अब खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 के बीच बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 950 से 1050 के बीच में बनाए गए थे खजुराहो के मंदिर राजाओं के समय। ठीक है। यह मंदिर, यहाँ के मंदिरों में कदारिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है। कहाँ है? तो छतरपुर जिले में। अब 113 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो धर्मपाल है। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसका संस्थापक मतलब स्थापना किसने किया था? संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल थे। ठीक है।
अब विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने किया था। कहाँ पे स्थित था विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो भागलपुर में था। ठीक है, इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। दीपांकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे, वे तिब्बत गए थे। ठीक है, अब 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम सहित में नहीं किया गया? तो इसका नहीं किया गया, तो कदम्बम में नहीं किया गया, बाकी चोल, चेर, पांड्या में किया गया है। ठीक है, अब 115 नंबर क्वेश्चन, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? किसके लिए था? तो कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था। ठीक है, इसका अब 116 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो कौन है? विशाखा दत्त है। इसका आंसर बी हो। अब मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्य चंद्रगुप्त के मौर्य जीवन में प्रकाश पड़ता है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल और कुलहीन कहा गया है। धुंडी राय ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा था। किस पे लिखा था? तो मुद्रा राक्षस पे। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्र दाई है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब 118 नंबर क्वेश्चन, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो भास है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 119 नंबर क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने लिखा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है कि कृता जूनिया पुस्तक किसने लिखा था? तो भारवी ने लिखा था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 121 नंबर क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो कौन है? मिली पन्हो जो है वो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 122 नंबर क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो बाणभट्ट। हर्षचरित पुस्तक नाम का पुस्तक जो लिखा था, किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने लिखा था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय थे। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 124 नंबर क्वेश्चन, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए चोल काल प्रसिद्ध था। इसका आंसर ए। अब आ रहा है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य में व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं। इसका आंसर बी हो जाए। दोस्तों, यहाँ से मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हम सब मिक्स एक ही में पढ़ाएंगे, आप लोग को अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप लोग आसानी से सब कुछ मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब है 3 नंबर क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो मस्जिद है। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। लेकिन शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरुआत किया गया, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, तो इल्तुतमिश उसको पूरा किया। ठीक है, इसका आंसर ए। अब 5 नंबर कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अत्ता प्रदान किया था? किसको किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अत्ता प्रदान किया था मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, इसका आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? तो बख्तियार खिलजी थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब कि बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बी नंबर इसका आंसर होगा, तबकात ई नसीरी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, मतलब नाश किया था, किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा।
अब आ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, इतलुमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, तो किसको किया था? तो मलिक जानी को इतलुमिश ने बिहार में पहला अपना सूबेदार नियुक्त किया था, मलिक जानी को। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर दिखाई दे रहा है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत के राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? किसने किया था? तो बलबन ने किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अरे 12 नंबर क्वेश्चन, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था, तो बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 13 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वो कौन सी, मतलब किसके साथ, मतलब मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? कौन सेनापति थे? तो जफर खां थे, जिन्होंने लड़ते हुए मर गए। ठीक है, मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई उनकी, तो जफर खां थे। ठीक, अब आ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, रानी पदवी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह थे, राणा रतन सिंह थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि पदवी की कहानी का आधार पर है। आंसर 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पदवी की चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग के उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से पत्नी की तुलना सैबा से की थी। इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मवती की कहानी बनी। ठीक है, अब आ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो कौन था? रामचंद्र देव थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है? तो अलाउद्दीन खिलजी पे। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण। ठीक है, अब आ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। इसका आंसर। अब आ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? चलिए जानते। फिरोज शाह तुगलक जो था उसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। इसका आंसर सी हो। अब आ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? तो फिरोज शाह तुगलक जो थे उनके दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम रहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 45वीं बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब अरे 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 23 नंबर कि फारसी यात्री अदबुर रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अदबुर रजाक ने भारत के देवराय राजा के शासनकाल में आया, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था फारसी यात्री अबरू रजाक। ठीक है, इसका आंसर सी। अब आ रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो कौन सा था? तो कौन सा सुल्तान था जो दिल्ली में, मतलब
जहाँ पे आगरा है वहाँ पे एक नगर बसाया था सिकंदर लोदी ने, ठीक है। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है, सिकंदर लोदी ने बसाया था, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। बराबर है। 26 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे, दो भाई थे हरिहर और बुक्का, दोनों ने विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना किए थे, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों बहुत लोग कह रहा है कि पूरा डिटेल में डालिए इसको, तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसे डिटेल में डालूंगी तो आप लोग को ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी क्वेश्चन, और टाइम भी बहुत कम है और वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में बता रही। फिर से इसके टाइम मिलेगा आप लोग को, जैसे टाइम मिला वैसे वैसे मैं बहुत अच्छा से और डिटेल में डालूंगी, ठीक है। तो आप लोग इंतजार जरूर कीजिए, जितना इंपॉर्टेंट होगा उसको पूरा डिटेल में डीपली में करके डालेंगे, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने ब्राह्मणियों से गोवा को छीना था। किसने छीना था? तो हरिहर द्वितीय से छीना था, ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे, वो गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़े थे? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़े थे। उसका आंसर ए हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व। वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? तो हम्पी से विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिला था, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था, किससे था? तो रक्षा विभाग से दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। किससे संबंधित? रक्षा विभाग से, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मणी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन थे। ब्राह्मणी राज्य का संस्थापक जो था वो अलाउद्दीन हसन थे। इसका आंसर ए हो जाए। अब 34 नंबर क्वेश्चन, सरगामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सरजामी प्रथा जो था वो मराठा के भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। इसका आंसर ए हो जाए। अब निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो वन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा उष्ण और हो जाएगा मुतई, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो किसने किया था? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। इसका आंसर सी। अब 37 नंबर क्वेश्चन, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? चलिए बताते हैं। तो ये था सुहरावर्दी संप्रदाय से। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन, इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? किसने किया था? तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। एक इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसको डिटेल से जानते हैं। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया। संभवतः शेर शाह के समय सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई बताया, ठीक है। अब 39 नंबर क्वेश्चन, जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से। इसका आंसर ए हो जाए। अब 40 नंबर क्वेश्चन, कि संतुलन काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो चांदी तांबा के थे, ठीक है। चांदी और तांबा के थे, ठीक है। इसका अब कि भारत में कागज का प्रयोग कब से किया गया? तो 12वीं शताब्दी से कागज का प्रयोग भारत में शुरुआत हुई, ठीक है। इसका आंसर। अब
तबकात ए नसीरी के लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज था। इसका आंसर सी हो जाएगा। तबकात ए नसीरी का लेखक जो था मिनहाज उस सिराज था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब है 43 नंबर क्वेश्चन। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। उन्होंने इसका आंसर ये हो जाएगा, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त को समझते थे। उनके भक्त उस भाषा को समझते थे। ठीक है, इसका आंसर। अब आ रहा है 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नियामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 45 नंबर क्वेश्चन। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी 12 मासा की रचना। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 46 नंबर क्वेश्चन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता थी। ठीक है, उसके सैनिक बाबर क्यों हर युद्ध में जीत जाता था? क्योंकि उनकी सैनिक जो थी वो खुश थी और मतलब वो बहुत बढ़िया से जानकार भी थी कि कैसे युद्ध करना है, कैसे क्या करना। इस कारण उसका जो बाबर का जो था सेना वो जीत जाता था हमेशा युद्ध में। अब 47 नंबर क्वेश्चन। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था तुजुक ए बाबरी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब है 48 नंबर क्वेश्चन कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो कब किया था हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर? तो 1532 ईस्वी में किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो हाजी बेगम ने करवाया था। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? एक तो आप जानते हैं शाहजहां जो अपनी पत्नी के लिए किए थे, ताजमहल बनाए थे। ये जो है तो वह अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाए थे। कौन करवाई थी? तो हाजी बेगम ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है हमेशा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने की थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आप लोग का घर का होमवर्क। आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही अंकित करें और युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित करें। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग का है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज मैं क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी ये क्वेश्चन मिल पाए एग्जाम के पहले और उन लोग भी मतलब पढ़ पाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।